11 दिसंबर सुबह 6 बजे 3 रूसी रिफाइनरियां जल रही हैं। कैस्पियन सागर में एक तेल प्लेटफॉर्म जल रहा है। आर्कटिक में एक लैंडिंग पट्टी जिसके बीच में गड्ढा है। उत्तर से दक्षिण तक क्षतिग्रस्त एयरबेस। इस बीच राजधानी मॉस्को में 4 हवाई अड्डे 10 घंटे के लिए बंद रहे। 200 उड़ानें रद्द हुई। हजारों लोग फंसे रहे। इंटरसेप्टर मिसाइलों पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन तबाही शून्य रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यूक्रेन ने अभी अभी युद्ध का अपना सबसे बड़ा हमला किया था। 300 ड्रोन, 2000 किलोमीटर की रेंज, आर्कटिक से लेकर कैस्पियन सागर तक। रूसी राजधानी, वह जगह जिसे रूस ने पूरी ताकत से सुरक्षित किया था, बिल्कुल सुरक्षित रही, जबकि देश के बाकी हिस्से जल रहे थे। और जब आप जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब एक झूठ से शुरू हुआ था। इन 300 ड्रोनों में से सभी के पास लक्ष्य नहीं थे। लगभग 100 सीधे मॉस्को भेजे गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नष्ट करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था। मिशन बहुत सरल था, बस पहुंचना और चक्कर लगाना, बस इतना ही। यही है, यही सैन्य शतरंज है, यही यूक्रेन ने किया, यही ज़नोट्टो है। ये एक निश्चित संख्या में लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, एक निश्चित संख्या में इंटरसेप्टर दाग सकता है। जब आप सिस्टम की क्षमता से अधिक लक्ष्य पेश करते हैं तो संतृप्ति पैदा होती है। कुछ लक्ष्य पार कर जाएंगे, लेकिन यूक्रेन ज्यादा चालाक था। उसने रूसी ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित किया, बजाय सब कुछ एक साथ संतृप्त करने के। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, रूस के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह पूरी ताकत से मॉस्को की रक्षा करे, राजधानी के चारों ओर घेरा बनाए रखे जब तक कि रूस प्रतिक्रिया न दे। और उसने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसी उसे करनी चाहिए थी। पूरे शहर में सायरन बज रहे थे, सामान्य अलर्ट था। 4 हवाई अड्डे एक साथ बंद हो रहे थे। वायु रक्षा लगातार फायर कर रही थी। इंटरसेप्टर पर करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे थे। सोचिए, मॉस्को वही है जहां पुतिन है। कोई विकल्प नहीं था, उसे सुरक्षा देनी ही थी। क्या आपने इसके प्रभाव के बारे में सोचा? 4 मुख्य हवाई अड्डे लगभग आधे दिन के लिए बंद रहे। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गई। हवाई माल ढुलाई में देरी हुई। एयरलाइंस को अपने क्रू को फिर से तैनात करना पड़ा। हर रद्द की गई उड़ान में दसियों हजार डॉलर का नुकसान होता है। इसे 200 से गुणा कर लो। लेकिन असली कीमत आर्थिक नहीं थी, बल्कि मानसिक थी। और जब सारी रूसी नजरें वही थी, 200 ड्रोन कहीं और चले गए। समारा, जो रूस के अंदर 800 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोगों ने कुछ अजीब फिल्माया। 15 से 20 ड्रोन आसमान में उड़ते हुए, इतने नीचे कि वे लगभग पेड़ों की चोटियों को छू रहे थे। कोई भी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय नहीं हुई, कोई सायरन नहीं बजा, पूरी तरह से खामोशी थी। ड्रोन बस निकल गए और 30 मिनट बाद सिसरा की रिफाइनरी में आग लग गई। सिर्फ समारा ही नहीं था, FIPSC जो सीमा से 400 किलोमीटर दूर है, वहां ईंधन के टैंक जलने लगे। देखो ओपा, मेरा पति जंगल में है। दूसरे घंटे में उत्पादन 20% से 30% तक घट गया। और इस रिफाइनरी पर जुलाई से अब तक 5 बार हमला हो चुका था। अब यह 6ठी बार है। ये यूक्रेनी रणनीति है। 5 महीनों में एक ही लक्ष्य पर 6 बार हमला करना। हर हमला पिछले हमले पर और नुकसान जोड़ता है। रिफाइनरी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। मरम्मत और महंगी और जटिल और समय लेने वाली हो जाती है। ये ऐसे है जैसे एक घाव को बार बार कुरेदना। जो भरने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार वो कभी नहीं भरता। आपको अंदाजा हो तो FIPSC की सालाना उत्पादन क्षमता 9.1 मिलियन टन है, लेकिन लगातार हमलों के कारण यह उसके आसपास भी काम नहीं कर पाती। सरातो जल गया। वोल्गोग्राद में सब कुछ एक ही रात में फट गया, जबकि मॉस्को खाली ड्रोन से लड़ रहा था। पर एक ऐसी चीज थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसने सब कुछ बदल दिया। कैस्पियन सागर के बीच में रूस के अंदर 1500 किलोमीटर दूर एक फिलानोस्की तेल प्लेटफॉर्म है, जिसे सरकारी दिग्गज लुकोइल संचालित करती है। 11 दिसंबर की रात उसमें आग लग गई। सोचिए, इसका क्या मतलब है? कैस्पियन सागर काला सागर जैसा नहीं है।
यह एक बंद सागर है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। वहां पहुंचने के लिए एक ड्रोन को सैकड़ों किलोमीटर रूसी क्षेत्र पार करना पड़ता है, बिना पकड़े गए, बिना गिराए। समुद्र में एक तेल प्लेटफॉर्म को नष्ट करने के लिए पर्याप्त विस्फोटक ले जाते हुए ये पूरे युद्ध में समुद्र में किसी प्लेटफॉर्म पर पहला हमला था। पुतिन को लगता था कि कैस्पियन सुरक्षित है, कि वह बहुत दूर है, पहुंच से बाहर है। वो आग हर दिन $6 मिलियन से ज्यादा की आमदनी का नुकसान दर्शाती है। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में घंटों लग गए और उस पल एक परेशान करने वाली बात बहुत साफ हो गई। रूस में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, वहां से अब कोई वापसी नहीं थी। अगर यूक्रेन कैस्पियन सागर तक पहुंच सकता है तो वह किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी रिफाइनरी, किसी भी डिपो, कहीं भी हमला कर सकता है। जिस रणनीतिक गहराई पर रूस हमेशा निर्भर रहा वो अब खत्म हो गई है। रूसी क्षेत्र अब सुरक्षा, दूरी या कोई सुरक्षा नहीं देता। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ था। जब दक्षिण जल रहा था, ड्रोन उत्तर की चरम सीमा तक, आर्कटिक तक उड़ गए। मुर्मांस्क, एक बेस जिसे रूस Tu-95 और Tu-160 जैसे रणनीतिक बम वर्षकों के लिए इस्तेमाल करता है। ये विशाल विमान हैं जो हमेशा पहुंच से बाहर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से रूसी वायुसेना इन उत्तरी ठिकानों का इस्तेमाल बैकअप के रूप में करती है। जब दक्षिण में दबाव होता है तो विमान आर्कटिक की ओर उड़ जाते हैं, पहुंच से बाहर और सुरक्षित रहते हैं, या कम से कम वे यही सोचते थे उस रात तक। एक ड्रोन ने रनवे को निशाना बनाया। नतीजा एक विशाल गड्ढा बन गया जो अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। आर्कटिक में रूसी सर्दियों के दौरान रनवे मरम्मत जल्दी नहीं हो सकती। अब रूस के सामने समस्या है। अगर आर्कटिक सुरक्षित नहीं है तो उसके बम वर्षक विमान कहाँ जाएंगे? एक ही विकल्प सुदूर पूर्व है। हजारों अतिरिक्त किलोमीटर, ज्यादा समय, ज्यादा ईंधन, कम दक्षता, और भी बातें हैं। 3 अन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। इवानोवो में 2 Su-30 और 4 क्षतिग्रस्त हुए हैं। वही विमान जो यूक्रेन पर ग्लाइड बम गिराते हैं। हर एक विमान के नष्ट होने का मतलब है यूक्रेनी क्षेत्र पर कम बम गिरेंगे। रियाजान में एक ईंधन डिपो उड़ा दिया गया। एविएशन ईंधन के बिना विमान उड़ान नहीं भर सकते और खास केरोसिन ट्रकों से नहीं ले जाया जा सकता। इसके लिए सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर, खास टैंक, पंपिंग सिस्टम चाहिए। ये सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। वोरोनेज में वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह खत्म हो गई है। रणनीति साफ है, पहले रक्षा प्रणालियों को नष्ट करना ताकि बेस भविष्य के हमलों के लिए असुरक्षित हो जाए। वोरोनेज पर हमला करने से पहले दुश्मन को अंधा कर देना। अब ये सामने आ गई है। इसमें सबसे रोचक बात क्या है जानते हैं? ये हमला जिस समय हुआ वह कोई संयोग नहीं था। 2 दिन पहले 9 दिसंबर को ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन हार रहा है, पुतिन को बढ़त है और यूक्रेन के पास बातचीत के लिए कोई पत्ता नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन क्रिसमस तक शांति समझौते के लिए दबाव बना रहा था। एक ऐसा समझौता जिसमें क्षेत्र छोड़ना शामिल था, खासकर डोनबास। लेकिन सितंबर में 2 महीने पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद कुछ अलग कहा था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यूक्रेन न केवल अपनी सीमा को संभाल सकता है बल्कि सब कुछ वापस भी जीत सकता है, और शायद उससे भी ज्यादा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या बदला है? ये धारणा थी कि यूक्रेन कमजोर है, उसके पास विकल्प नहीं है और वो गति खो रहा है। ये लहजे में बदलाव यूं ही नहीं हुआ। वॉशिंगटन में ये धारणा है कि युद्ध अब रूस के पक्ष में चला गया है, कि संघर्ष को लंबा खींचने से केवल और अधिक पीड़ा होती है, कि वास्तविकता को स्वीकार करना और बातचीत करना ही बेहतर है। ये धारणा सहयोगियों के बीच भी मजबूत हो रही थी। ट्रंप के यूक्रेन पर बयान के 48 घंटे बाद ही यूक्रेन ने बिना बोले दिखा दिया कि उसके पास कौन से पत्ते हैं। आर्कटिक से कैस्पियन तक 300 ड्रोन ने उन लक्ष्यों पर समन्वित हमला किया जिन्हें पुतिन अजेय मानते थे, और रूसी रक्षा प्रणाली को चकमा दिया। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था, और जाहिर है रूस ने इसे कमतर दिखाने की कोशिश की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने 287 ड्रोन मार गिराए
नुकसान बहुत कम हुआ, लेकिन इसे कैसे समझाया जाए? 3 रिफाइनरियां जल रही थीं, जिन्हें स्थानीय पर्यवेक्षकों और रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने फिल्माया। कैस्पियन प्लेटफॉर्म में आग लगने को कैसे समझाया जाए? 200 उड़ानें रद्द हुई, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। आर्कटिक में वह गड्ढा जो सैटेलाइट से भी दिखाई देता है। मिनिमम शब्द इस पूरी तबाही के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। और जब सरकार कहती है कि सब कुछ नियंत्रण में है और नुकसान न्यूनतम है, लेकिन नागरिक देख रहे हैं कि इंटरसेप्टर विमान घंटों तक मॉस्को के आसमान में गोलीबारी कर रहे हैं। वे हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और रिफाइनरियों के जलने के वीडियो देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। यही असल में मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यूक्रेन को रूसी सरकार को मनाने की जरूरत नहीं है। उसे जनता के मन में ये शक पैदा करना है कि क्या उनके नेता सच बोल रहे हैं। और हर बार जब मंत्रालय कम से कम कहता है, जबकि लोग आग देख रहे होते हैं, तो यह शक और बढ़ जाता है। और भले ही रूस सच बोल रहा हो, यह हमला फिर भी बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि अगर रूस ने 300 में से 287 ड्रोन मार गिराए तो सिर्फ 13 बचे, और इन 13 ड्रोनों ने 3 रिफाइनरियों को जला दिया। समुद्र में एक तेल प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया, आर्कटिक में एक रनवे को नष्ट कर दिया, विमानों को नुकसान पहुंचाया और ईंधन के डिपो को उड़ा दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 13 ड्रोनों ने ये सब कर दिया। या तो रूस झूठ बोल रहा है, या फिर रूस क्या वाकई में बहुत सारे ड्रोन्स निकल गए। जो बात साफ हुई है वो ये है कि रणनीति पूरी तरह से कामयाब रही और इस ऑपरेशन ने यूक्रेन की औद्योगिक क्षमता को भी उजागर कर दिया। ये 300 ड्रोन बाहर से नहीं आए, इन्हें देश के अंदर ही बनाया गया था। उदाहरण के लिए ली उती की रेंज 2000 किलोमीटर है और इसमें 350 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसकी कीमत $2 लाख प्रति ड्रोन है, जबकि रूसी इंटरसेप्टर मिसाइलें करोड़ों में आती हैं। गणित मेल नहीं खाता। यूक्रेन सैकड़ों हजार खर्च करता है ताकि रूस को करोड़ों खर्च करने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है। मैं उस रणनीति की बात कर रहा हूँ जिसमें बार बार रिफाइनरियों पर हमला किया जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। क्योंकि पहले यूक्रेन हमला करता था, फिर इंतजार करता था, फिर हमला करता था, जिससे मरम्मत का समय मिल जाता था। लेकिन अब ये बदल गया है। अब वही लक्ष्य कई बार हमला किए जाते हैं। अफिप्स्क रिफाइनरी, जिसे हमने पहले देखा था, जुलाई से अब तक 6 बार निशाना बनाई गई है और सिसरान को अगस्त से अब तक 3 बार निशाना बनाया गया है। हर हमला पिछले नुकसान को और बढ़ा देता है। मरम्मत और महंगी और जटिल और ज्यादा समय लेने वाली हो जाती है। रिफाइनरियां अब पहले से भी लंबे समय तक बंद रह रही है और इसी वजह से रूस की राष्ट्रीय तेल रिफाइनिंग क्षमता घटकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई है। इसका मतलब है कम पेट्रोल, कम डीजल, बेचने के लिए कम उत्पाद और युद्ध के लिए कम पैसा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन रूस को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है और 11 दिसंबर ने साबित कर दिया कि यूक्रेन के पास पहुंच, तकनीक और इच्छा शक्ति है कि वह ये सब अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। तो जब आप सुने कि यूक्रेन हार रहा है, तो उस रात को याद करें। एक ऐसा देश जो 2000 किलोमीटर तक आर्कटिक से कैस्पियन तक 300 ड्रोन को समन्वित कर सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक को धोखा देने के लिए चारा इस्तेमाल कर सकता है। ये कोई पतन के कगार पर खड़ा देश नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो खुद को ढाल रहा है, विकसित हो रहा है, जिसने अपनी शर्तों पर लड़ने का तरीका खोज लिया है। आखिरकार ये युद्ध इस बात से तय नहीं होगा कि किसके पास कितने टैंक हैं या कितना इलाका दांव पर है। ये इस बात से तय होगा कि कौन ज्यादा समय तक प्रयास जारी रख सकता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि इस तरह का हमला शांति वार्ता की दिशा बदल देता है? कमेंट्स में लिखिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ मूल्य दिया है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे समझना है कि इस युद्ध में वास्तव में क्या हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली विश्लेषण न चूकें। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।